अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हर सुबह का पहला कदम सेहत की तरफ। फातिमा शिराजीज बॉडी राइट हर्बल वेट मैनेजमेंट ड्रिंक, बैलेंस बी लाइट 100% हर्बल। शुरुआत कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बॉडी राइट के साथ। लाखों लोगों का भरोसा, बॉडी राइट बी लाइट द हर्बल वे। कॉन्टैक्ट 8142877400 और 7729058167। पिलर नंबर 213 गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। मदीना मुनव्वरा के करीब गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए अलमनाक बस हादसे में शहीद होने वाले ज़ायरीन के रिश्तेदार अपनी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद हैदराबाद वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुसरू पाशा ने हुकूमत तेलंगाना और मुतल्लिका वज़रा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। खुसरू पाशा ने बताया कि हादसा पेश आने के फौरन बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतासरा खानदानों के लिए 24 घंटों के अंदर मदीना जाने का मुकम्मल इंतजाम किया और तमाम अखराजात हुकूमत ने बर्दाश्त किए। उन्होंने कहा कि यह इक़दाम मुतासरा खानदानों के लिए बड़ी राहत और हौसले का जरिया बना। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मजीद कहा कि रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन और बी शफीउल्लाह ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर तमाम इंतजामात बखूबी अंजाम दिए और शोहदा की तदफीन के मराहिल में रिश्तेदारों की हर मुमकिन मदद की। वाहिद जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद शोएब की सेहत पर खुसूसी नजर। हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले मोहम्मद शोएब की सेहत के मुतालिक पूछे गए सवाल पर खुसरू पाशा ने बताया कि तेलंगाना हज कमेटी का एक रुकन सऊदी अरब में उनके साथ मौजूद है और उनकी सेहत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही डॉक्टरों की जानिब से इजाजत मिलेगी मोहम्मद शोएब को फौरी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि यह अफसोसनाक हादसा मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले उस वक्त पेश आया जब ज़ायरीन का काफिला मक्के मुकरमा से मदीना की जानिब जा रहा था। गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने मुकामी बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी क़यादत को एक अहम पैगाम दिया। उन्होंने बीजेपी हाईकमान से मुतालबा किया कि टिकट सिर्फ उन कारकुनों को दिए जाएं जो बरसों से पार्टी के लिए मुखलिसाना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राजा सिंह के बयान ने बीजेपी के अंदर जारी टिकट तकसीम की बहस को नई डायरेक्शन दे दी है। अपने बयान में राजा सिंह ने इस रुझान पर सख्त सवाल उठाए कि पार्टी के कुछ बड़े लीडर अपने रिश्तेदारों या करीबी अफराद को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जा रहा? राजा सिंह ने पूछा कि जो कारकुन सालों से जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं उन्हें क्यों नजरअंदाज किया जा रहा। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह की बातें पार्टी के अंदर मायूसी और कमजोरी पैदा करती हैं। राजा सिंह ने जोर देते हुए कहा है कि बीजेपी को इन कारकुनों को टिकट देना चाहिए जिन्होंने अरसे दराज से पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। ऐसे कारकुन जो माली तौर पर मजबूत नहीं लेकिन भरपूर लगन के साथ काम करते हैं, उन कारकुनों में असल बीजेपी का जज्बा मौजूद है। उन्होंने कहा है कि पार्टी क़यादत को चाहिए कि वो इन मेहनती कारकुनों की कामयाबी के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम करे। उनका कहना था कि अगर पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी तो आने वाले इंतखाबात में बेहतर नताइज हासिल होंगे। डीजीपी ऑफिस के बाहर कशीदगी, अयप्पा दीक्षा पाबंदी मेमो पर सियासी तूफान, BJYM कारकुनों की गिरफ्तारी। लकड़ी का पुल में वाक़े तेलंगाना डीजीपी ऑफिस के बाहर उस वक्त कशीदगी फैल गई जब अयप्पा भक्तों और BJYM कारकुनों ने एहतजाज करने की कोशिश की। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि अयप्पा दीक्षा इख्तियार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ जारी पॉलिसियों से हिंदू जज्बात मजरूह हो रहे। भारी पुलिस बंदोबस्त के बाइस मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया गया जबकि मुतअद्दिद कारकुनों और अकीदतमंदों को हिरासत में ले लिया गया। ये वाकया एक अंदरूनी मेमो के बाद पेश आया जब साउथ ईस्ट जोन पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी के दौरान अयप्पा दीक्षा की रस्में जैसे बाल और दाढ़ी बढ़ाना, काला लिबास पहनना और नंगे पांव रहना इख्तियार करने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। मेमो में हेड ऑफिस के पुराने अहकामात का हवाला देते हुए कहा गया कि कोई भी पुलिस एहलकार दौरानी ड्यूटी मजहबी लिबास, अलामत या इबादती रिवायत पर अमल नहीं कर सकता। मजीद ये भी कहा गया कि अगर कोई एहलकार दीक्षा या किसी मजहबी रस्म पर अमल करना चाहता है तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर छुट्टी लेकर ही ऐसा करना होगा। इस मेमो के एक होते ही सियासी जमातों ने सख्त नाराजगी जाहिर की जबकि अयप्पा भक्तों ने उसे मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया। पुलिस ने मुमकिन तनाव के पेश नज़र डीजीपी ऑफिस के एतराफ इजाफी नफरी तैनात कर दी ताकि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में रहें।
ఇక ఏవాడి మళ్ళీ పబ్లిక్ జామ్ పోయిరండి వచ్చినా చూపిద్దా तेलंगाना भर में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले का अमल शुरू हो गया है। इस मरहले में 189 मंडलों में सरपंच की जुमला 4236 निशस्तों और वार्ड अरकान की 37,440 निशस्तों पर पोलिंग होगी। मुत्तलिका अजला के कलेक्टर्स ने इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके साथ ही पर्चे नामजदगी का अमल शुरू हो गया। उम्मीदवार 29 नवंबर तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 30 नवंबर को उनकी जांच की जाएगी। जांच के फैसलों से मुताल्लिक़ एतराज़ात की दरख्वास्तें 1 दिसंबर को कबूल की जाएंगी और अगले दिन 2 दिसंबर को उनका तस्फिया किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने नाम वापस लेने के लिए 3 दिसंबर तक का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। पोलिंग 11 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। इस पूरे अमल में डिप्टी सरपंच के ओहदों के लिए भी इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हुकाम ने इंतखाबात को आसानी से मुनक्किद करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जागृति जन बाटा प्रोग्राम जिले कामारेड्डी में मुनक्किद किया गया, जहां पर तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता ने निजाम सागर प्रोजेक्ट का दौरा किया। तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता ने निजाम हुकूमत के चीफ इंजीनियर नवाज अली बेग बहादुर के मुजस्मे को गुलहाय अकीदत पेश किया, जिन्होंने प्रोजेक्ट की तामीर की थी। कविता ने कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट हमारी मिरास है। 1923 में तामीर होने वाले इस मंसूबे को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो कल में प्रोजेक्ट के बावजूद हम बांसवाड़ा में 60,000 एकड़ को पानी फराहम करने में कामयाब। निजाम सागर को 3 किलोमीटर तक 3 दरवाज़ों के साथ बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था, ताहम इस मंसूबे की निस्फ सलाहियत के बराबर कीचड़ जमा 1972 में एक बार इसकी मरम्मत की गई। इसके सलाहियत TMC 30 तक पहुंच गई। इसके बाद मिट्टी जमा होने की वजह से ये 11 TMC हो गया। अब इसकी गुंजाइश 17 TMC है, जिससे पानी ज़ख़ीरा न होने की सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश की वजह से पानी आते ही गेट उठाकर छोड़े जाते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट की तौसी के तौर पर अली सागर प्रोजेक्ट भी बनाया। असल में 3 लाख एकड़ फुट पर पानी आना था, लेकिन तमाम एकड़ पर पानी नहीं आ रहा। कांग्रेस हुकूमत ने प्रोजेक्टों में मिट्टी के तलछट को हटाने का प्रोग्राम शुरू किया। निजाम सागर में जमा मिट्टी को भी फौरी तौर पर हटाया जाए। वो मिट्टी किसानों को दी जानी चाहिए, तिजारती तौर पर नहीं। देहात को मजबूत किया जाए। हुकूमत को फौरी तौर पर DPR तैयार करना चाहिए कि आया ये मुमकिन है। एल्लारेड्डी पेट के कुछ गांव मिट्टी के जमा होने की वजह से ज़राअब आ रहे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ को सख्त अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा है कि वो अदालत के हुक्म के मुताबिक ज़ाती तौर पर पेश हों। अदालत ने वाज़े कर दिया कि अगर वो मुकर्रर तारीख पर हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। ये कार्रवाई बदकुमा कुंटा बागंबरपेट झील मामले में मुबैना खिलाफ वर्जियों और अदालत के पहले दिए गए अहकामात पर अमल न होने के इल्जामात के बाद सामने आई है। मुकदमे के मुताबिक हाइड्रा पर कुछ इल्जामात हैं। अदालत के स्टेटस को ऑर्डर के बावजूद झील के मुकाम पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई। सिर्फ महदूद प्री मानसून कामों की इजाजत थी, लेकिन इससे ज्यादा काम किए गए। जून से अक्टूबर 2025 के दौरान जमीन की हैत बदलने की तस्वीर अदालत में पेश की गई। 5 अक्टूबर की तारीख वाली तख्तीर पर हाइड्रा और 2 निजी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के नाम दर्ज थे। पूरे मुकाम को ऐसा जाहिर किया गया जैसे मंसूबा मुकम्मल हो चुका हो। इन शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने मामले को कंटेम्प्ट तौहीन अदालत में तब्दील किया और कमिश्नर की ज़ाती हाजिरी लाजमी करार दिया। अदालत ने कमिश्नर को फॉर्म I नोटिस बराए तौहीन अदालत जारी किया है, जिसके तहत मुतल्लिका शख्स को लाजमी तौर पर अदालत में हाजिर होना पड़ता है। ये वजाहत करनी होती है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अदम हाजिरी पर अदालत सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है और अदालत ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर कमिश्नर पेश नहीं होते तो नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा।
ملک میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن اضافہ درج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق قومی راجدھانی دہلی میں 24 کیرٹ خالص سونا 1,28,070 روپے فی 10 گرام کے نئے ریکارڈ پر پہنچ گیا۔ اسی کے ساتھ 22 کیرٹ سونے کا بھاؤ بھی بڑھ کر 1,16,610 روپے فی 10 گرام ہو گیا۔ دہلی کی طرح ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی سونے کی قیمت چڑھی ہے۔ ممبئی، کولکتہ اور چنئی میں 22 کیرٹ سونا 1,17,260 روپے فی 10 گرام اور 24 کیرٹ سونا 1,27,920 روپے فی 10 گرام پر فروخت ہو رہا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ تمام بڑے شہروں میں طلب بڑھنے کی وجہ سے نرخ تقریباً یکساں دکھائی دے رہے، جبکہ چھوٹے شہروں اور قصبات میں بھی قیمتیں اوپر جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق ہندوستان میں شادی اور تہواروں کے سیزن نے گھریلو ڈیمانڈ میں اضافہ کیا ہے۔ خاندانوں کی جانب سے زیورات کی خریداری، گفٹ پیکج، سرمایہ کاری اور روایتی بچت کی وجہ سے مارکیٹ میں اچانک تیزی دیکھنے کو مل رہی۔ سونے کو محفوظ سرمایہ تصور کرنے کی روایت بھی قیمتوں کو مضبوط سپورٹ دے رہی۔ عالمی سطح پر بھی سونے کی قیمت میں استحکام کے بجائے تیزی رپورٹ کی گئی۔ بین الاقوامی بازار میں اس وقت حاضر سونے کی قیمت 4,164.30 فی اونس تک جا پہنچی ہے، جو گزشتہ کئی ہفتوں کے مقابلے زیادہ ہے۔ اتر پردیش سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں ووٹر لسٹ کی SIR مہم کو لے کر جاری سیاسی ہنگامے کے درمیان RSS سے وابستہ تنظیم نے بھی سنگین سوالات اٹھائے۔ آل انڈیا راشٹر شکشک مہا سنگھ ABRSM نے SIR کی میعاد میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنے کم وقت میں SIR کا کام پورا ہونا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس عمل کے دوران موت کا شکار ہوئے BLOs کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے معاوضہ اور خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں RSS سے وابستہ اساتذہ کی تنظیم کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے لوگوں کو SIR کے بارے میں بھی آگاہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ BLO اور ووٹروں دونوں کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اس دوران مقررہ وقت اور وسائل کی کمی اور عہدیداران کے رویے کا حوالہ دیتے ہوئے BLO کا کام کرنے والے اساتذہ کے انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ تنظیم کی جانب سے کئی سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرح کا طرز عمل جمہوری اداروں میں اخلاقی معیارات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ فیڈریشن نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر SIR کے عمل کی مدت میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ڈھاکہ کی عدالت نے بدعنوانی سے منسلک 3 معاملوں میں تاریخی فیصلہ سنایا۔ سزا کا اعلان نہ صرف شیخ حسینہ کے لیے کیا گیا بلکہ ان کے بیٹے سجیب واجد اور بیٹی سائمہ واجد کے لیے بھی کیا گیا۔ خصوصی جج فائی محمد عبداللہ المامون کی عدالت نے شیخ حسینہ کو زمین گھوٹالے سے منسلک 3 معاملوں میں مجموعی طور پر 21 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب حسینہ پر سنگین حقوق انسانی کے خلاف ورزی کے معاملے میں بھی چل رہے ہیں اور وہ اس وقت بنگلہ دیش سے فرار ہے اور ہندوستان میں پناہ لیے ہوئی ہیں۔ عدالت نے جن 3 معاملوں میں فیصلہ سنایا ان میں شیخ حسینہ پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈھاکہ کے پورباچل علاقے میں سرکاری پلاٹ اپنی فیملی کے حق میں ناجائز طور سے الاٹ کروائے۔ ہر ایک معاملے میں عدالت نے انہیں 7 سال جیل کی سزا سنائی۔ 3 دیگر معاملے بھی ہیں جن سے متعلق فیصلہ 1 دسمبر کو آئے گا۔ جن 3 معاملوں میں شیخ حسینہ کو سزا سنائی گئی ہے انہی معاملوں میں ان کے بیٹے سجیب واجد جوئے اور بیٹی سائمہ واجد بطول کو بھی عدالت نے سخت سزا سنائی۔ سجیب واجد کو 5 سال قید کی سزا سنائے جانے کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ ٹکا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سائمہ کو صرف 5 سال قید کی سزا ملی ہے، یعنی انہیں کوئی جرمانہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ ہانگ کانگ کے شہر تائپو میں کئی کثیر المنزلہ عمارتوں میں بھیانک آگ لگ گئی جس میں کم از کم 44 افراد ہلاک اور 300 لاپتہ ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے 7 عمارتوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے سلسلے میں 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے نے فائر سروسز ڈپارٹمنٹ FSD کے حوالے سے بتایا کہ بھیانک آگ لگنے کی وجہ سے بہت سے لوگ عمارتوں میں پھنس گئے تھے
आग के शोले कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे थे। FSD ने कहा है कि उन्हें 2:51 पर आग लगने की इत्तला मिली और उन्होंने दोपहर 3:30 बजे आग को नंबर 4 अलार्म फायर हांगकांग में दूसरा सबसे बड़ा अलार्म करार दिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही जिनमें इमारतों से धुएं के गोले उठते दिखाई दे रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के ताइपो जिले में एक कॉम्प्लेक्स के बाहर और बॉन्स के मचान से आग शुरू हुई जो देखते ही देखते खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई। ताइपो हांगकांग के शुमाली हिस्से का एक इलाका है और ये चीन के बड़े शहर शेनज़ीन की सरहद के करीब है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता ने दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाली शहर बनाया है और अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025 के मुताबिक तकरीबन 42 मिलियन की आबादी के साथ जकार्ता अब जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया जो कनाडा जैसे मुल्क की कुल आबादी के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है जहां की आबादी तकरीबन 37 मिलियन है। दरअसल टोक्यो जो एक तवील अरसे तक सरफहरिस्त मुकाम पर फाइज था अब खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गया और हिंदुस्तान का कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इसलिए भी हैरानकुन है क्योंकि 2018 की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में जकार्ता सिर्फ 11 मिलियन की आबादी के साथ 33वें नंबर पर था जबकि इस वक्त टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर समझा जाता था जिसकी आबादी तकरीबन 37 मिलियन थी। दर हकीकत ये बड़ी तब्दीली अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अपनाए गए नए हिसाब किताब की तरीक़ेकार में एक बड़ी तब्दीली के बाद आई। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की शहरी आबादी के आदाद व शुमार बुनियादी तौर पर हुकूमती रिकॉर्ड और मुतल्लिक़ा ममालिक के कौमी आदाद व शुमार पर मबनी थे। ताहम मसला ये था कि हर मुल्क ने अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक शहर के हदूद का तयन किया। कुछ ममालिक सिर्फ म्यूनिसिपल इलाकों को शहरों के तौर पर समझते हैं जबकि दूसरे पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके को समझते हैं। इससे आलमी मुआज़ने में तफावत पैदा हुआ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।